नमस्कार। सहभागी अवलोकन के अर्थ, उसकी विशेषताएं, उसके गुण आदि पर चर्चा करने के बाद आज मैं इस व्याख्यानमाला को आगे बढ़ाते हुए सहभागी अवलोकन या पूर्ण सहभागी अवलोकन की जो सीमाएं हैं, जो दोष हैं, उनके बारे में प्रकाश डालूंगा। तो आज की मेरी व्याख्यान का विषय है सहभागी अवलोकन की सीमाएं। इसकी सीमाएं क्या हैं या इसके दोष क्या हैं? क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि कोई भी चीज बिना दोष के नहीं होती। हर चीज के दो पहलू होते हैं। जहां लाभ है वहां हानि भी है, जहां गुण है वहां दोष भी है। मेरिट्स के साथ साथ डिमेरिट्स भी चलती हैं। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। ये सही है कि सहभागी अवलोकन का लंबे समय से प्रयोग होता रहा है। समय के साथ साथ जो वैज्ञानिक हैं, समाज वैज्ञानिक हैं, वो इसके प्रयोग को और बढ़ावा दे रहे हैं, इसके प्रयोग को कर रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कोई कमी नहीं है या कोई दोष नहीं है या इसकी कुछ सीमाएं नहीं है। आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः हम सहभागी अवलोकन के अर्थ को समझ लें। जैसा हम जानते हैं कि सहभागी अवलोकन का तात्पर्य एक ऐसी दशा से है जिसमें अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह को, अध्ययन किए समूह का अत्यधिक घनिष्ठ संबंध सदस्य बन जाता है। तो सहभागी अवलोकन के अंतर्गत पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि इस अवलोकन के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अर्थात शोधार्थी अर्थात समाज वैज्ञानिक उस समूह का घनिष्ठ सदस्य बन जाता है जिस समूह का उसे अध्ययन करना है। और इस आधार पर अनौपचारिक तरीके से वह उस समूह के बारे में या घटना के साथ उस समूह का क्या संबंध है, अध्ययन की जाने वाली घटना का उस समूह के ऊपर क्या परिणाम पड़ रहे हैं, तो इन चीजों को वह आसानी से जान लेता है। सहभागी अवलोकन के से तात्पर्य उस अवलोकन से जिसमें अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह में जाकर रहने लगता है या जाकर रहता है। इतनी नहीं, वह उस समूह की सभी क्रियाओं में एक सक्रिय सदस्य के रूप में भाग भी लेता है और समूह के जो सदस्य हैं वो भी उसे स्वीकार कर लेते हैं और उसे अपने समूह का सदस्य मान लेते हैं। अध्ययनकर्ता समूह के उत्सवों, संस्कारों और अन्य क्रियाकलापों में उसी तरह पार्टिसिपेट करता है, उसी तरह भाग लेता है जिस तरह समूह के अन्य सदस्य भाग लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सहभागी अवलोकन के अंतर्गत या पूर्ण सहभागी अवलोकन के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता की जो व्यक्तिगत विशेषताएं होती हैं वो दब जाती हैं और वह जो भी अपने व्यवहार और आचरण से परिलक्षित करता है, जो प्रदर्शित करता है, वो विशेषताएं उस समूह की विशेषताएं होती हैं जिस समूह का उसे अध्ययन करना है या जिस समूह में जाकर के वह रह रहा है अध्ययन की दृष्टि से। जैसा हम बात कर चुके हैं कि इस बात पर हमेशा से एक कंट्रोवर्सी रही है, विवाद रहा है, विचारकों में मतभेद रहा है कि क्या अवलोकनकर्ता को समूह में अपनी पहचान बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। जहां अमेरिकन समाजशास्त्री, अमेरिकन जो विचारक हैं, उनका ये मानना है कि अनुसंधानकर्ता को अपनी पहचान छिपा कर रखनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर जो भारतीय समाजशास्त्री हैं, भारतीय विचारक हैं, उनका ये मानना है कि अनुसंधानकर्ता को अपनी पहचान अवश्य बतानी चाहिए क्योंकि इससे उसका काम आसान हो जाता है और जो समूह के सदस्य हैं वो इस बात को समझ जाते हैं कि आखिर जो नया व्यक्ति उनके समूह में आया है वो किस लिए उनसे जुड़ रहा है या किस लिए उनसे जुड़ा हुआ है। अब हम बात करेंगे सहभागी अवलोकन के कौन कौन से दोष हैं।
गुणों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं और आज हम अ, दोषों की बात करेंगे। सबसे पहली जो कमी है इसके अंदर, सबसे बड़ी जो सीमा है या जो सबसे बड़ा दोष है इसका, वो ये कि पूर्ण सहभागी अवलोकन में भी पूर्ण सहभागिता संभव नहीं है। 100% पार्टिसिपेशन संभव नहीं है। कारण ये है कि मूल रूप से अनुसंधानकर्ता या अवलोकनकर्ता की एक अलग संस्कृति होती है। उसकी भाषा, संस्कृति, पहनावा, रीति रिवाज वो अलग होते हैं, और जिस समूह का उसे अध्ययन करना है तो उस समूह की संस्कृति अलग होती है और अलग हो सकती है। जरूरी नहीं कि प्रत्येक अनुसंधानकर्ता या अवलोकनकर्ता उसी समूह का अध्ययन करे या ऐसे समूह का अध्ययन करे जिसकी संस्कृति और उसकी संस्कृति मेल खाती हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। रेडिन और हर्स्कोविट्स का यह मानना है कि सहभागी अवलोकन इम्प्रैक्टिकल है, अव्यावहारिक है, क्योंकि इसमें समूह में रहते हुए भी, समूह में रहकर के अनुसंधानकर्ता, अवलोकनकर्ता पूर्ण सहभागिता करने में असमर्थ रहता है। उदाहरण के लिए हम कुछ बात कर सकते हैं, जैसे कि यदि एक अनुसंधानकर्ता जनजातियों का अध्ययन करना चाहता है, जनजातीय समूह या समूहों में जाकर रहता है, तो उनके साथ सहभागिता के दौरान उनके रीति रिवाजों, आदतों, मनोवृत्तियों के अनुसार अवलोकनकर्ता का रहना संभव नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी संस्कृति, जनजातीय समाजों की संस्कृति पूर्णतः अलग होती है। वो जंगलों में रहते हैं, उनका पहनावा, उनकी भाषा, उनकी बोली, काम करने के तरीके सब अलग अलग होते हैं। तो ये कहना बड़ा आसान है कि समूह में जाकर के हम रह करके अध्ययन कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, बड़ा आसान होता है। लेकिन यदि इस तरह का कोई समूह है तो निश्चित रूप से ऐसे समूह के रीति रिवाज, आदत, मनोवृत्तियां को समझना या उस प्रकार की मनोवृत्तियों और रिवाजों, रीति रिवाजों को या आदतों को प्रदर्शित करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा उदाहरण हम पागलों के अध्ययन का कर सकते हैं कि यदि एक अवलोकनकर्ता या अनुसंधानकर्ता पागलों पर अध्ययन कर रहा है, वो तो एक पागल जो व्यक्ति है उसका जो व्यवहार है एकदम अलग तरह का होता है, एबनॉर्मल होता है। तो ऐसी स्थिति में वो कैसे करेगा? और इसके साथ साथ एक पागल व्यक्ति जिसके अंदर सेंस नहीं है, जो चीजों को नहीं समझ पा रहा है, वो अवलोकनकर्ता की बातों को कैसे समझ पाएगा? एमएस बसु का मानना है कि एक क्षेत्रीय कार्यकर्ता कुछ व्यवहारिक कारणों से अध्ययन किए जाने वाले समुदाय के जीवन में कभी भी पूर्णतया भाग नहीं ले सकता है। हम सिद्धांत और प्रैक्टिस की बात करें, सिद्धांत, थ्योरी और प्रैक्टिस की बात करें, थ्योरी में हम कहते हैं कि सहभागी अवलोकन के अंतर्गत अवलोकनकर्ता पूर्ण सहभागिता करता है, लेकिन प्रैक्टिस कुछ और है। व्यवहार में अवलोकनकर्ता के सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इसका दूसरा प्रभाव है, दूसरा जो दोष है वो है व्यक्तिगत प्रभाव। जैसा हम जानते हैं कि जब अवलोकनकर्ता सहभागी अवलोकन को अपनाता है अध्ययन के लिए और वह समूह में जाकर के रहता है, तो अध्ययन किए जाने वाले समूह के सदस्यों के साथ उसका व्यवहार बहुत करीबी हो जाता है। वह उनके साथ बहुत घुल मिल जाता है, और इतना ज्यादा कि उसके स्वभाव का प्रभाव समूह के व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है या ले आता है, कि उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो वो अपनी स्वाभाविक, जो उसके स्वाभाविक विशेषताएं हैं, वो उनके स्थान पर उसके सामने उसके व्यवहार से प्रभावित होकर के वो उसी प्रकार की क्रियाएं करती हैं, व्यवहार करते हैं जो उसे पसंद हो। तो ऐसी स्थिति में समूह के स्वाभाविक एवं वास्तविक व्यवहार का अवलोकन संभव नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए, यदि अवलोकनकर्ता किसी ऐसे समूह का अवलोकन कर रहा है
जिसमें कि झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, महिलाओं में मारपीट चल रही है आपस में। लेकिन वही महिलाएं जिनका उसे अध्ययन करना है और जो लड़ रही हैं, वो अवलोकनकर्ता के व्यवहार से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। जैसे ही अवलोकनकर्ता उनके सामने आता है, तो वो लड़ाई झगड़ा बंद करके वो हंसने लगती हैं या उसके सामने बनावटी व्यवहार करने लगती हैं। तो इस प्रकार से उनके स्वाभाविक व्यवहार का अवलोकन वह करने में असमर्थ रहता है। अगली इसकी कमी है, अगला इसका दोष है साधारण तथ्यों का छूट जाना। कभी कभी ये देखा जाता है कि अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह में सहभागिता के दौरान महत्वपूर्ण तथ्यों को, जो कि उसके अध्ययन से संबंधित हैं, जो उसके अध्ययन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, उन महत्वपूर्ण तथ्यों को सामान्य तथ्य समझ लेता है और उनको छोड़ देता है, सेट असाइड कर देता है, इग्नोर कर देता है, जबकि वे तथ्य अध्ययन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से ये कि कई बार देखा जाता है कि महत्वपूर्ण तथ्य छूट जाते हैं। अगला जो बहुत बड़ा दोष है इसका, वो ये कि सहभागी अवलोकन में वस्तुनिष्ठता का अभाव देखने को मिलता है। उसका कारण यही है कि अवलोकनकर्ता समूह में जाकर रहता है, समूह के सदस्यों के साथ रैपो डेवलप करता है, संबंध स्थापित करता है, संबंध विकसित करता है, उनके साथ घुल मिल करके रहता है। तो जब इतना सब कुछ हो जाता है, तो उसके बाद में अगर हम वस्तुनिष्ठता की बात करें, ऑब्जेक्टिविटी की बात करें, तो कई बार देखा जाता है कि ऑब्जेक्टिविटी नहीं आ पाती या ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन नहीं कर पाते। सपोज मैं किसी समूह का अध्ययन करता हूं, कोई व्यक्ति मेरा मित्र बन गया, मैंने उसको विश्वास दे दिया और मुझे पता चल जाता है वो चोरी भी करता है और मैं चोरों का अध्ययन कर रहा हूं। तो ये जानते हुए भी कि वो चोरी करता है, मैं सिर्फ इसलिए उसको अध्ययन में सम्मिलित नहीं करता, या कहना चाहिए कि सम्मिलित करके भी मैं उसको मेंशन नहीं करता, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उसको अपना मित्र माना है, और ये सोच करके कि अगर मैंने उसको मेंशन कर दिया तो विश्वासघात होगा। तो इस प्रकार से वस्तुनिष्ठता का अभाव देखने को मिलता है। अवलोकनकर्ता की समूह में अत्यधिक सहभागिता उसमें समूह के प्रति लगाव व आत्मीयता पैदा कर देती है, ये सब जानते हैं। परिणाम स्वरूप वह समूह के अवगुणों को छिपाकर अच्छाइयों को ही चिन्हित करने लग जाता है, और इससे अध्ययन की वस्तुनिष्ठता भी समाप्त होने लगती है। अगली बात यह कि ये जो विधि है, ये पद्धति है सहभागी अवलोकन, ये बहुत महंगी खर्चीली पद्धति है, क्योंकि इसमें अवलोकनकर्ता को समूह में जाकर रहना पड़ता है, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। हो सकता है कमरा लेकर के रहे वो वहाँ पर, या पूरा, जैसा अगर परिवार के साथ रहता है तो पूरा फ्लैट लेके रहे, या इतना बड़े आकार का मकान लेके रहे जिसमें कि उसका पूरा परिवार साथ में रह सके। तो जब व्यवस्थाओं को इस प्रकार वो परिवर्तित करता है तो उसमें पैसे बहुत खर्च होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अवलोकनकर्ता को अध्ययन समूह से सहभागिता प्राप्त करने एवं उनका विश्वास जीतने में काफी समय के साथ साथ अधिक धन भी व्यय करना पड़ता है। समय तो उसे व्यय करना ही पड़ता है, क्योंकि एक दिन में हम 1 घंटे में या 10 मिनट में हम किसी का विश्वास नहीं जीत सकते। हमको उस समूह का विश्वास जीतना होता है जिस समूह का हमें अध्ययन करना है, और विश्वास जीतने के लिए हमें उनके साथ रहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, हमें खर्च भी करना पड़ेगा जो भी आवश्यक है यहाँ पर, और तब जाकर के हम विश्वास जीत पाते हैं। तो इस प्रकार से ये एक महंगी खर्चीली पद्धति है। इसके साथ साथ अगली कमी इसमें यह है कि ये इस पद्धति के द्वारा, यानी सहभागी अवलोकन पद्धति के द्वारा, केवल सीमित क्षेत्र का अध्ययन ही संभव है, क्योंकि अवलोकनकर्ता को प्रत्यक्ष रूप से, शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से वहां उपस्थित रहना पड़ता है, और उसकी भी सीमाएं हैं। तो इसलिए इस पद्धति के अंतर्गत बड़े समुदाय के सभी लोगों का अध्ययन संभव नहीं है। ये इसका प्रयोग केवल लघु समुदाय के अध्ययन में ही संभव है। अगली जो कमी है, भूमिका संघर्ष। जैसे हम जानते हैं कि अवलोकनकर्ता को 2 भूमिकाओं का निर्वहन करना पड़ता है। एक ही समय पर वो
समूह का सदस्य भी है और उसी समय पर वह अवलोकन करता भी है, जिसका उद्देश्य है कि उसे घटना के बारे में अध्ययन करना है। तो उसे दो भूमिकाओं का निर्वहन करना पड़ता है। जब एक व्यक्ति एक ही समय में दो अथवा दो से अधिक भूमिकाओं का निर्वहन करता है, तो उसकी स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। वो भूमिका संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। वो समझ नहीं पाता कि मैं किस भूमिका को ज़्यादा महत्व दूं, किसको कम महत्व दूं। तो एक भूमिका अवलोकनकर्ता की और दूसरी समूह के सदस्य की। दोनों भूमिकाओं के उचित निर्वहन से ही वह निष्पक्ष सूचनाएं एकत्रित कर सकता है। अगर दोनों भूमिकाओं का निर्वहन अच्छे से करता है, तब तो उसे सूचनाएं निष्पक्ष रूप से मिल सकती हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो भूमिका संघर्ष अवलोकनकर्ता की मेहनत पर पानी फेर सकती है। मोजर का विचार बिल्कुल सही है जब वो ये कहते हैं कि सहभागिक अवलोकन एक व्यक्ति प्रधान क्रिया है। इसकी सफलता बहुत कुछ अवलोकनकर्ता के व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर करती है। तो ये मोजर का विचार है। बहरहाल संक्षेप में हम यही कहेंगे कि सहभागी अवलोकन एक अच्छी पद्धति है, प्रभावी पद्धति है, जिससे कि निष्पक्ष परिणाम आने की संभावना रहती है। लेकिन इसमें कुछ दोष भी निहित हैं। उन दोषों को हम नकार नहीं सकते। जहां एक और गुण है तो वहां दूसरी ओर कुछ इसके दोष भी हैं। धन्यवाद।